साथ चल रहा था। और ये काम सोने से नहीं होते। और उसके बाद में अगला इसका पक्ष देखिए, मैंने किसी को कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, किसी को कभी कुछ नहीं कहा। जो आदमी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस इलाका का विकास करे, इस क्षेत्र के किसानों की खुशहाली के लिए काम करे, उसको सार्वजनिक मंच से गद्दार कहते हैं। अगर इलाके के लिए काम करने वाला गद्दार है तो जिन्होंने 50 साल तक काम नहीं किया उनको क्या खाओगे आप? तो मैं ये कहता हूं, मेरा दोष यही था कि मैंने इस इलाके के हित के अलावा कुछ नहीं सोचा। और भाई उनका दोष नहीं है, ये दोष है हमारा। जब मुख्यमंत्रियों के खिलाफ वो लोग बोलते थे तो हम उनको राजा और बब्बर शेर कहते थे। तो दिमाग खराब किसने किया उनका? हमने किया। और भाई जब राजा बना दिया तो राजा तो भाई प्रजा को प्रजा की तरफ ही देखेगा, भाई बहनों की तरफ, साथियों की तरफ ही देख सकते। हम 4-4 घंटे लोगों को सुनते हैं, हम तो अहंकारी और घमंडी हो गए। और जो हफ्ते में एक दिन जरों का दर्शन देते हैं वो इस क्षेत्र के हितकारी हो गए। हमें अपने आप में झांक कर देखना चाहिए कि हमने इस इलाके को कहां से कहां पहुंचा दिया हमने अपने फैसलों से। और जहां तक बब्बर शेर की बात है तो बस बब्बर शेर तो शिकार करेगा। भाई ये खाना जिसने शुरू किया है, मेहरबानी करके बंद कर दो 2 मिनट के लिए, ये अव्यवस्था फैल जाएगी। जो ये प्रबंध करता है इनको कह रहा हूं कि ये खाना फिलहाल बंद कर दो। देखिए एक बार बैठे रहे, आप सभी को शांति से जलपान की व्यवस्था मिलेगी। सबको जलपान करके भेजेंगे, ये बंद करवाओगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब शेर की बात आती है तो शेर तो भाई शिकार करेगा, शेर को तो शिकार के बगैर तसल्ली नहीं होती। और शिकार करेगा तो अपने पराये उसके लिए कुछ नहीं है। आप अहिरवाल की राजनीति पर नजर फैला के देखिए, कितने लोगों का शिकार इन बब्बर शेरों ने किया है। मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं, क्षेत्र के भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, नवयुवकों के भविष्य की बात कर रहा हूं। भाई अगर इस क्षेत्र में ये शर्त लग गई राजनीति में कि भी केवल एक परिवार की खुशामद की जो करेगा वही राजनीति में जिंदा रहेगा, तो आप ये बताओ उस क्षेत्र की राजनीति को आप कहां ले जाओगे, किस तरह ले जाओगे? जब उनसे उपलब्धियों के बारे में बात पूछी जाए तो उनके जो टेरिये हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि 5 बार एमपी, 3 बार एमएलए, मंत्री, ये वो। भाई हम मानते हैं कि मंत्री एमएलए रहे हैं, पर भाई ये तो बताओ कि इतने साल में आपको 50 साल से जिताते आ रहे हो, सारे पद मिले हैं, आपने इलाके के लिए गिनाने के लिए तो बताओ कि मैंने ये किया है। केवल जो व्यक्ति थोड़ा सा चर्चा होने लग जाए किसी की, मैंने काम किया, मेरे प्रति लोगों का झुकाव हुआ, लोग चर्चा करने लगे, और जब चर्चा करते ही और शेर को तो भूख लगाई। तो मैं केवल आपको ये समझा रहा हूं कि इस इलाके की राजनीति के बारे में देखो, सोचो। एक सामान्य परिवार का आदमी संघर्ष करके इलाके के लिए कुछ करने की कल्पना के साथ मैदान में आता है और उसको सिर्फ इसलिए रास्ते से हटा दिया जाता है कि उनकी आने वाली विरासत के रास्ते में रोड़ा हो सकता है। तो ये कब तक चलेगा, कौन सुनता रहेगा? और भाई मुख्यमंत्री के सपने लेते हैं बनने के, मुख्यमंत्री हमेशा पार्टी हाईकमान बनाती है।
पार्टी की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं के भीतर रह के ही पार्टी का नेतृत्व कुछ लोगों का चयन करता है कि किसको क्या बनना है। आप पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में अपने विधायकों को पार्टी के फैसले के खिलाफत करने के लिए खड़ा कर दो। आप पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने विधायकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने लग जाओ। आप हर मुख्यमंत्री से स्टेज पे बिगाड़ रखो। और अब तो हद होगी। कल परसों सोशल मीडिया पे एक लड़के ने वीडियो डाल रखा था, उसमें एक जगह वो कहता है कि एक हाउस का नाम लेता है कि वो हाउस तो नर्सरी है नेताओं की। मुझे हंसी आई। मैंने कहा नर्सरी तो ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि टिकटें बांटते हैं तो नर्सरी तो कहा जा सकता है, लेकिन नर्सरी एक तो होती है पौधों की। तो पौधों की नर्सरी में तो पौधे लगाते हैं, पेड़ बड़ा करते हैं, उनका फल लगता है, उसके फल खाते हैं, उसकी छाया में बैठते हैं। लेकिन एक दूसरी नर्सरी मुर्गों की भी होती है। तो ये जनता बताएगी कि नर्सरी कौन सी चला रहे हैं। मेरी तो समझ में आया है। फिर इनकी हिम्मत देखो, कहता है कि पार्टियों को सीधा वोट देने के लिए नाम लेता है बाकायदा भाजपा पार्टी का, कि पार्टियों को सीधा वोट देने का एहसान नहीं होता, उस फला नेता के माध्यम से वोट दो ताकि उसका एहसान होगा। अरे मेरे भाई, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं। अगर 21वीं सदी का प्रजातंत्र भी व्यक्तियों को वोटों का ठेकेदार बना देगा तो ये प्रजातंत्र हमारे देश का कहां विकसित हो पाएगा, ये देश कहां जाएगा। तो भाइयों, मैं आपको, विशेषकर नौजवान साथियों को मैं ये कहता हूं कि आप इस पर विचार कीजिए कि क्या इस क्षेत्र में की राजनीति को एक घर की जेब में डाल के बंद कर दिया जाना उचित है। क्या कोई क्षेत्र का नवयुवक जो राजनीति की इच्छा रखता है अपनी इच्छा से अपने काम से ऊपर नहीं जा सकता? क्या कोई काम करने वाला आदमी राजनीति में जिंदा नहीं रह सकता? और मैं जहां तक नांगल चौधरी की चुनाव की हार की बात है, मुझे चुनाव का दुख नहीं है। चुनाव के दौरान जो जुमले घड़े गए, उन जुमलों की तकलीफ है मुझे। 3 बातें कही गई। पहला तो एक शुरू में तो एक जुमला छोड़ा, ये तो गुजरों का हो गया, गुजरों में रहता है। अहिरों के गांव में प्रचार किया गया। मैं उनसे पूछता हूं कि विकास जब कोई आदमी करवाता है कि विधायक की जिम्मेवारी होती है, वो विधायक किसी एक जाति के लिए काम करने के लिए आता है या सारे समाज के लिए काम करने के लिए आता है? अगर मैंने सब जगह, मैं ये कभी नहीं कहता कि मैंने किसी समाज में ज्यादा किया है कम किया है, लेकिन मैंने हर गांव में, मैंने अगर पानी के स्टोरेज टैंक अगर मैंने बुंगारगांव में बढ़ाया है तो सरोई बाली में नहीं बढ़ाया है। मैंने अगर नाड़ खंडवास में बढ़ाया है तो बहुत बड़ावा में बढ़ाया है। मैंने अगर धानोता में बढ़ाया है तो बसीरपुर में बढ़ाया है। मैं हर सब गांवों को, अगर मैं इधर अलीपुर में बढ़ाया है तो निजामपुर में, छीलों में बढ़ाया है। मैं हर गांव को साथ लेके चलता हूं और मैं समझता हूं कि अगर मेरा जैसा पढ़ा लिखा आदमी अगर केवल जातिवाद में फंस कर रहेगा तो इस देश में बाकी लोग कहां क्या करेंगे। और भाई, चाहे वोट ना दिए हों बुजुर्गों ने, सामाजिक दबाव होता है, कई बार हालात हो जाती है, लेकिन कई गांवों में बहुत अच्छे वोट भी आए हैं। नाड़ में 1000 से ऊपर वोट आए हैं, धनवास में 1100 से ऊपर वोट आए हैं, मतलब मारौली में वोट अच्छे आए हैं, नारणी में अच्छे वोट आए हैं, कई गांवों में अच्छे वोट आए हैं। और भाई, वोट तो जो है ना, मैं वोट तो सब कुछ होने के बाद में सारी पार्टियां, सारे नेता, नांगल चौधरी एक ऐसा हल्का था जिसमें सारी विपक्षी पार्टियों के नेता एक गाड़ी में चलते थे। बताओ इसमें कोई झूठ है? बताओ, चाहे कांग्रेस के हो, दूसरी पार्टियों के हो। और
नांगल चौधरी एक ऐसा हलका है जहां 3 बड़े नेता पार्टी के अंदर से पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे। तो किसी को दोष क्यों देते हैं? और फिर भी आप लोग 14वें राउंड तक जीते हो, केवल 16,185 वोटों की गिनती में आप 11,448 वोटों से हारे हो। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? तो सारे षड्यंत्र जो जहां जहां खो सकते थे वो सारे रचे गए हैं। मैं किसी अपने क्षेत्र के लोगों को इसका दोषी नहीं मानता। एक चुनाव जीतते ही एक और बात आई, बड़े हंस के कहा कि हम जीत गए वो हार गया। तो भाई ये तो बात मैं मानता हूं कि वो जीत गए मैं हार गया, तो सच्चाई है, इसमें नकार कोई नहीं सकता। लेकिन मेरे को उसी टाइम स्कूल के टाइम में पढ़ते हुए कहानी याद आई। हम 4वीं 5वीं में पढ़ते थे तो एक कहानी आती थी महात्मा बुद्ध की। एक बुढ़िया का एक ही बेटा था, वो बेटे की मौत हो गई। बुढ़िया रोती हुई महात्मा बुद्ध के पास गई कि महाराज मेरा एक ही बेटा था और वही सहारा था, वो मर गया, उसको जिंदा करो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा माई जिंदा कर दूंगा, तू जा एक रोटी ले आ, किसी ऐसे घर से लेना जहां कोई भी ना मरा हो। वो सारे गांव में घूमे, घर घर जाके कोई घर हमारे वो मर गया, कोई वो मर गया, वो मर गया। थोड़ी देर में जाके बुढ़िया के महात्मा बुद्ध के पास जाके बोले महाराज ऐसा तो कोई घर नहीं मिला जहां कोई ना मरा हो। तो बोला बुढ़िया क्यों फिर बिना काम रोना धोना कर रही है, सब्र कर ले, मरना सबको सब गर्म करता है, तो तू मर की कोई बात नहीं। तो वही बुढ़िया वाली बात मैं कहता हूं, जो कहने वाले हैं वो मुझे बताते हैं कि उनके परिवार में कौन सा आदमी है, उनके परिवार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव लड़ा हो और कभी भी नहीं हारा हो। बता दें वो मुझे, तो मैं मान लूंगा। अगर मैं पहली बार नहीं हारा हूं तो ठीक है। फिर एक और चलाया कि हमने दक्षिणी हरियाणा में हवा बनाई। भाई आप एक बात बताओ, हवा पार्टी के उम्मीदवार को जिताने से बनती है, हराने से बनती है? आप पार्टी के उम्मीदवार को तो हराने लगते हो, उनको हराते हो, और फिर कहते हो हमने हवा बनाई। और फिर हवा बनाने वालों की बात सुनो। हवा बनाने वाले एक विधानसभा जीतने के लिए 3 विधानसभाओं को दांव पे लगा रखा था। ये प्रेस मीडिया के साथी यहां खड़े हैं, मैं इनको एक निमंत्रण देता हूं। महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी में सबको पता है, उसकी जांच की जरूरत नहीं है। उन दोनों हलकों में भी आप जाके, आप खोजी पत्रकार हो, आप पता कर लो जो हवा बनाने वाले हैं उनकी सेना किस उम्मीदवार के साथ लग रही थी। सारे के सारे अपने सेनापतियों को कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ लगा रखा था, क्योंकि वो कांग्रेस के उम्मीदवार उनको अकेले में मदद कर रहे थे। ये सबको पता है, सत्य है। अब एक सीट को जीतने के लिए आप 3 विधानसभाओं को अपने पार्टी की तो दांव पे लगाते हो, और फिर ये कहते हो हमने हवा बनाई। भाई हवा तो तुमने बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर बच गए ये। मैं कहना नहीं चाहता मेरे भाई कंवर सिंह बैठा जाए, इसको तो भाई पानी ने बचा लिया कंवर सिंह को। तो वहां हमने मिलकर वहां पानी का बहुत काम किया था, और वह नारनौल वाले को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बचा लिया। सैनियों ने सारे वोट इकट्ठे डाल दिए, नहीं तो उन्होंने तो सौदा कर लिया था 3 विधानसभाओं का। हवा बढ़ती है पार्टी के काम से। हवा पार्टी की बनी, खेतों में किसानों के पानी पहुंचाने से हवा बनी, इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब लाने में हवा बनी, इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज लाने में हवा बनी, इस क्षेत्र के गांवों के रास्ते बनाने में हवा बनी, इस क्षेत्र में किसानों के को सम्मान निधि देने में बार बार किसानों के खाते में पैसा है, उससे हवा बनी।
हवा किसी का काम बिगाड़ने वालों से नहीं बनती, हवा तो काम से बनती है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है तो इस पार्टी का गुणगान करना चाहिए। हवा तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से बनी है, व्यक्तियों की वजह से नहीं बनी। एक और सगुफा बार बार करते रहते हैं, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, राजनीति समझ नहीं आती। अपने आप ही तो कहते हैं मैं रिटायर हो रहा हूं और अपने आप ही फिर मोदी जी का मुकाबला करते हैं कि भाई मोदी जी नहीं रिटायर हो तो मैं क्यों रिटायर हूं। भाई आपको किसने कहा रिटायर होने के लिए? किसी ने ना पार्टी ने कहा, ना गांव के किसी अपने इलाके के किसी व्यक्ति ने कहा। और भाई मोदी जी का मुकाबला करते हो तो उतना बड़ा दिल भी रखो, सहन शक्ति रखो। वो पता नहीं क्या क्या सहन करते हैं। और मोदी जी तो इस देश के लिए दिन रात सोचते हैं, इतने साहसिक फैसले करते हैं, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप अपनी तुलना तो कम से कम किसी अपने बराबर के आदमी से करो, इतने बड़े व्यक्ति से जिसने देश का नाम है, सारी दुनिया जिनको पूछती है, उनके साथ अपना मुकाबला करते हो। तो बातों को ठीक तरीके से, ठीक ढंग से करना चाहिए। और भैया एक अंतिम बात आपको और कह रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं व्यथित हूं, दुखी हूं उस बात से। आपके सामने माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, अभी सीताराम जी कह रहे थे कि मनोहर लाल जी की भी जय बोलो क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। मैं कहता हूं उस व्यक्ति ने इस इलाके को जो दिया है वो ना किसी मुख्यमंत्री ने दिया है और आगे हो सकता है कोई दे दे, लेकिन उस व्यक्ति की बहुत बड़ी देन है। इस इलाके की पानी की समस्या को माननीय मनोहर लाल जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर महीने इसके बारे में प्रोग्रेस पूछते थे क्या रहा, और कोई भी काम जब उनको कह दिया, ये जो वाटर टैंक जो 4 एकड़ में जो स्टोरेज टैंक बढ़ाया इस बार, ये करमपाल कह रहे थे कि इसमें राजमा ढाणी और दताल में इंजन चले हैं, वो इंजन उन टैंक्स पे चले हैं। बात तो मैंने इतने कहा था, मैंने कहा इस पे यमुना पे वहां हेड पे तो कोई स्टोरेज नहीं है, टेल पे कर लें कहो तो। बोला टेल पे कैसे करोगे? मैंने कहा पंचायत की जमीन पड़ी है 4-4 एकड़ की, 5-5 एकड़ के बड़े टैंक बना देते 15-15 फुट के। 1 मिनट में कहने लगे कर डालो, और अब देख लो 36 गांव में वो टैंक है। एक टैंक 300 एकड़ से ज्यादा जमीन सींचता है। इस सर्दी में जब पानी की एक बूंद की कीमत होती है तो 300-400 एकड़ एक गांव के सींचते हैं, कितना बड़ा एरिया इसमें सिंचित होता है। तो मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा था आपके सामने। आपसे सबसे मेरा एक तो ये निवेदन है, नौजवान और ये जो यहां जितने हमारे साथी बुजुर्ग बैठे हैं और माताएं बहनें बैठे हैं, आप उस कॉलेज को एक बार अंदर घुस के देख के जरूर उस भवन को, आपको तब असली मायनों में पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस जिले को कितना बड़ा संस्थान दिया है। उसके अंदर जब घुस के देखोगे ना तो ऐसा लगेगा किसी विदेशी अस्पताल के अंदर घूम रहे हो। तो मेरा सबसे निवेदन है एक बार जाके तुम देखो। मैं गया था एक दिन गया था उस अस्पताल में, 2 घंटे लगा के आया। मैं उस भवन को देख के रोमांचित हो गया। मैं कहा बहुत अच्छी सुंदर चीज बनाई है, लेकिन भाइयों बहनों उस दिन शाम तक मेरे चेहरे की उदासी नहीं गई। वो अस्पताल इस तरह से खड़खड़ा रहा है, ना डॉक्टर हैं, ना मरीज हैं, ना सुविधाएं हैं, और बहुत कीमती मशीनरी वहां लगी हुई है, मशीनरी बेकार पड़ी है। मैं आपको एक बात के लिए आपसे निवेदन करूंगा, वो कॉलेज राजनीति के भेंट चढ़ने जा रहा है। उस कॉलेज को बर्बाद करने की योजना बना रखी है लोगों ने, और इसके लिए जब तक आप और हम आगे नहीं आएंगे तब तक ये कॉलेज का उद्धार नहीं होगा। बताओ मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? डॉक्टर अभय सिंह यादव जिंदाबाद, डॉक्टर अभय सिंह यादव जिंदाबाद। डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ो,
उस कॉलेज की ओपीडी शुरू हुए। खांसी जुकाम से ज्यादा इलाज वहां नहीं हो रहा, और मरीजों को अभी भी नारनौल अस्पताल से जयपुर रोहतक दूसरे अस्पतालों में रेफर कर रहे हैं। हमने जब वो कॉलेज बनाया तो इस क्षेत्र की जनता से वायदा किया था, माननीय मनोहर लाल जी जब इसका पत्थर रखने आए तो ये घोषणा हुई थी कि कॉलेज बनने के बाद में आपको दिल्ली, जयपुर और दूसरे जगह तक नहीं जाना पड़ेगा। और ये क्षेत्र की जनता उसी उम्मीद में इस कॉलेज की तरफ देख रही है। पर भाई, मुझे पता है कि जिस तरह के फैसले उस कॉलेज के बारे में लिए जा रहे हैं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वो स्वयं समय है तो स्वयं निकल के, नहीं तो किसी सीनियर मिनिस्टर्स को भेज के इस कॉलेज की हालत दिखा लें एक बार। ये कॉलेज कितना सुंदर, सरकार ने 750 करोड़ रुपए लगा के इस बिल्डिंग को बनाया, और दक्षिणी हरियाणा में इस संस्था को विकसित होने की जरूरत है। देखिए, अगर रोहतक मेडिकल कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज है, उसमें अगर सुविधाएं कम भी हो तो रोहतक मेडिकल कॉलेज पीजीआई रोहतक से उसकी पूर्ति हो जाती है। हमारे यहाँ तो दक्षिणी हरियाणा तो बहुत सुविधाओं के अभाव में हमारे आधे पेशेंट जयपुर में कोई सांगटेड़ा के पास बढ़ता है, कोई कोटपुतली के पास दम तोड़ लेता है, 2 मिनट बैठो, कोई वहां आमेर के साथ 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट हो गए। बैठो। तो मैं कह रहा हूं कि हमें, मैं आज यहां से एक ऐलान कर रहा हूं कि 6 महीने और दे रहे हैं इस कॉलेज को, या तो 6 महीने में सुधार लें, नहीं 6 महीने बाद में उन्होंने हमें आंदोलन का रास्ता बता दिया है, उसी रास्ते पे हम भी उस कॉलेज के, इतनी इस कॉलेज को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। और आप डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ो, और डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। और मैं उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये धरना 20-25 आदमियों वाला नहीं होगा। जब हम आंदोलन करेंगे तो हजारों की संख्या में आंदोलन के लिए लोग आएंगे, और हम अपनी सरकार है, अपनी सरकार के रहते हुए हम इस तरह का कदम उठाना चाहते नहीं, लेकिन जिस तरह की राजनीति उस कॉलेज के साथ हो रही है उसको देखकर मजबूर हैं। और मैं ज्यादा दिन तक चुप्पी साधे नहीं रह सकता, क्योंकि इस कॉलेज को अगर अपनी एक दूसरे के पीछे छुप के उस कॉलेज को बर्बाद कर लिया तो हमारा इलाका हमें कभी माफ नहीं करेगा। और भाइयों, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों ने मुझे प्यार जितना दिया है, मैं जहां भी नांगल चौधरी हल्के के बाहर भी जाता हूं, 3-4 हल्कों में, कभी राजस्थान की बहरोड तहसील, खेतड़ी तहसील, जो लोग मुझे नहीं भी जानते वो भी नाम सुनते बड़े प्यार से मेरे को सम्मान देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और हमेशा जब भी मैंने बुलाया तो मुझे याद है दोड़ा हिर की वो रैली, एक बुजुर्ग रैली के बाद में मैं किसी ने चाय के लिए मेरे को कह दिया कि डॉक्टर साहब चाय पिलाता हूँ, बैठ गए तो बुजुर्ग बैठे थे, तो बुजुर्ग रैली के बारे में हम बात कर रहे थे, दूर बैठा सुन रहा था, तो कहने लगा, अरे सुनो रे, मैं 85 साल का हो गया, मैंने इस मैदान को कभी भरा हुआ नहीं देखा है, बहुत बड़े बड़े नेताओं की रैली देखी थी, और बोला आज तो इस अभेसक ने इस मैदान को उजला दिया। वो सब आप लोगों का सहयोग था, आपका प्यार था। मुझे कोई आपसे भेंट नहीं चाहिए, कोई उपहार नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं आप अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखो, और जो ये सपने ले रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि अभय सिंह की राजनीति खत्म कर दोगे, मैं कहता हूं जब तक मेरे क्षेत्र के लोगों के दिल में मेरा प्यार है ना, जब तक मेरा वो बाल बांका नहीं करता। डॉक्टर अभय सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर अभय सिंह जिंदाबाद। आप लोग बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से आप आए, इतना स्वागत किया और इतनी देर बैठे, आपने बड़ी बहुत पेशेंटली, सहनशीलता से मेरे को सुना है। सभी माताओं बहनों का, सभी बुजुर्गों को, नौजवान साथियों का, मुबारका गांव के सभी निवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपको नया साल प्रारंभ हो गया, नए साल की संक्रांति आने वाली है, नए साल और संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई है।
कृपया शांति से नाश्ता करके जाइए, खाना खा के जाइए, व्यवस्था के अनुसार धीरे धीरे। आप सभी से निवेदन है, कृपया जलपान अवश्य करके जाएं। इस गांव भुंगारका में पहुंचे जितने भी आसपास के मेहमान हैं, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद है, स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत अच्छा सुंदर सुदृढ़ कार्यक्रम पूरे गांव भुंगारका की तरफ से जो मान सम्मान किया गया है, उसके लिए पूरे गांव भुंगारका का, इस सारी गांव बस्ती का बहुत बहुत धन्यवाद है, हार्दिक आभार है, अभिनंदन है।